बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑपरेशन ऑन सेट्स। आज हम देखेंगे कि हम जो सेट्स हैं उनके ऊपर कौन कौन सा ऑपरेशन जो है वो लगा सकते हैं। इसी से रिलेटेड आगे जो है वो हमारी एक्सरसाइज शुरू होगी। तो हम एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ अहम जो है इसके ऑपरेशंस हैं उनको पहले स्टडी करते हैं। अच्छा, ये ऑपरेशन इसी तरह ही है जैसे हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ी है। इसी तरह लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं या आपकी इक्वेशंस की या इनइक्वालिटीज़ वगैरह की जो है वो प्रॉपर्टीज, इसी तरह जो है वो सेट की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, उसमें सबसे पहले जो है वो आपका है यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब यूनियन ऑफ टू सेट्स से क्या मुराद है? द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाई ए यूनियन बी, यानी ये आपका ये जो अपना यू है, कैपिटल यू है, ये आपका यूनियन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए और बी सिंबॉलिकली। ए यूनियन बी इज इक्वल टू द सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अच्छा, अब यूनियन से मुराद ये है कि आपने कोई दो, हमारे पास दो सेट्स ए और बी हैं, जब हमने उनका यूनियन लेना है तो एक्चुअली आपने क्या करना है, आपने एलिमेंट्स लिखने हैं। एक्स एक्स का मतलब कि आपने एलिमेंट्स लिखने हैं, चाहे वो ए में हो और ये जो आपका सिंबल है ये आर का सिंबल है, या वो सेट बी में हो, यानी दोनों सेट्स में से किसी एक में भी वो एलिमेंट होगा तो आपने वो एलिमेंट जो है वो उसके यूनियन में जो है वो लिखना है। अच्छा, इसमें आर का वर्ड यूज होता है, ये आगे क्वेश्चन भी आएंगे उसमें ये भी वर्ड जो है यूज होगा कि जब भी आर का वर्ड यूज होगा तो इसका मतलब क्या है, वो आपका यूनियन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अब देखो यहाँ एक एग्जांपल उसने दी हुई है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी जो है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5। अब जब हम सेट ए और बी का यूनियन लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, हमने ए और बी के तमाम एलिमेंट्स को जो है वो उसके यूनियन के अंदर लिख देना है, चाहे वो ए में हो या वो बी में हो। अब देखो 1 2 ये आपके यहाँ 3 इसी तरह ए में है और बी के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो 4 और 5 है। अब देखो वहाँ भी 2 और 3 है, लेकिन हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि जो सेट है आपका वो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एलिमेंट्स को मतलब डुप्लीकेट में नहीं लिखना। अब देखो यहाँ भी 2 3 था, यहाँ भी 2 3 है, तो 2 3 जो है वो आपने एक ही दफ़ा लिखना है। तो यहाँ पता चला कि यूनियन जब भी आपने दो सेट्स का लेना तो हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना होता है। सेकंड है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। अच्छा देखिए, इसको मैं बोल्ड करके लिखा हुआ है ए एंड बी, यानी इंटरसेक्शन के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो आपके ए और बी दोनों में होना चाहिए। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, ये सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, ये एंड का साइन है और वो एक में भी होने चाहिए और बी में भी होंगे, तब जाके आपके वो इंटरसेक्शन के अंदर जो है वो आएंगे। अच्छा, इसी उस ऊपर वाली एग्जांपल जो है ना उसी को इसने यहाँ इंटरसेक्शन में भी कोड किया है। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी जब निकालेंगे तो कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए और बी दोनों में जो है वो पाए जाते हैं। तो इसमें देखो यहाँ आपका पास ये 2 इधर भी है, इधर भी 2 है, इसी तरह आपके पास ये 3 जो है दोनों ए और बी में। तो इसका मतलब वो आपका 2 और 3 जो है वो आपके इंटरसेक्शन के अंदर आएंगे। यहाँ देखो ये दोबारा उसने लिखा हुआ है कि ये वाला जो सिंबल होगा ये आर का सिंबल होगा और जब इस तरह उसका रुख नीचे की तरफ होगा तो ये एंड का सिंबल होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स। इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द एम्प्टी सेट, यानी दो सेट्स लो उनका आप इंटरसेक्शन लें, यानी दोनों में से कॉमन आप एलिमेंट्स लें लेकिन वो एम्प्टी सेट आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, द सेट्स आर सेट टू बी डिसजॉइंट। तो इसका मतलब वो दोनों सेट जो है वो आपस में डिसजॉइंट हैं। अच्छा देखो एग्जांपल उसने लिया है S1 आपका क्या है, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। अब ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7। और इसी तरह S2 द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, इसमें 2 4 6 और 8 इस तरह के जो सेट्स हैं एलिमेंट्स हैं वो आपके इवन नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं। अच्छा, अब देखें इसको मैंने ये वेन डायग्राम की मदद से इसको शो किया हुआ है कि ऐसा आपका S1 क्या है 1 3 5 7 एंड सो ऑन, इसी तरह S2 2 4 6। अब देखें ये दोनों जो आपके सेट्स है इसमें कोई कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ऐसे सेट्स जिसमें कोई कॉमन ना हो वो आपके डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। उसको वेन डायग्राम में जो है इस तरह शो होगा। अच्छा, उसके बाद
अच्छा, इसी की दूसरी एग्जांपल उसने दी हुई है, सेट ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट्स एंड द सेट ऑफ साइंस स्टूडेंट्स। अब आर्ट्स और साइंस स्टूडेंट्स के जो है वो दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, उनमें कोई स्टूडेंट जो है वो कॉमन नहीं होता। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है ओवरलैपिंग सेट्स। अच्छा, ओवरलैप जो है वो उसका क्या मतलब है, कोई एक दूसरे के साथ थोड़ा उनका पोर्शन जो है वो ओवरलैप हो जाता है। देखो ये वेन डायग्राम की मदद से भी हमें जो है उसका अंदाजा हो रहा है। अब ये एक एग्जांपल उसने दी हुई है एल, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 6, ये एलिमेंट्स हैं। इसी तरह आपके पास एम है, उसमें 5 6 7 8 9 10। अच्छा, अब दोनों सेट्स को दें, अब देखेंगे तो क्या होगा, इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों में हैं। ये देखिए, ये 5 और 6 इसमें भी है और 5 और 6 इसमें भी है। इसका मतलब दोनों सेट्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। जब कॉमन एलिमेंट्स हो तो इसका मतलब जो है वो ओवरलैपिंग सेट्स कहलाता है। ये वेन डायग्राम की मदद से भी जो है इसको हमें क्लियर है। अच्छा, अब वेन डायग्राम में क्या दोनों में कॉमन है, तो वो ये वाले दो सेट्स हैं आपको 5 और 6। बाकी आप एल के सेट 2 3 4 है, इसी तरह एम के 7 8 9 10 है। तो इस तरह की जो अगर वेन डायग्राम है तो इसका मतलब वो सेट्स जो है वो ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है जी, वो है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यानी दो सेट्स का डिफरेंस जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाई ए डिफरेंस बी, यानी जब डिफरेंस लेंगे तो इसको इस तरह ए माइनस बी, इसको पढ़ेंगे ए डिफरेंस बी पढ़ेंगे हम। कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू ए, यानी जब भी आपने ए डिफरेंस लेना है तो आपने किसके एलिमेंट्स लिखने हैं, वो ए के लिखने हैं जो पहले नंबर पे आपके पास लिखा हो। बट डू नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी हमने ए डिफरेंस बी का मतलब यह है कि हमने ए के तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं मगर उनमें बी के एलिमेंट्स जो है वो शामिल नहीं करने। अब देखो इसको सिंबॉलिकली उसने लिखा है ए डिफरेंस बी मीन्स कि आपका सेट क्या है, वो एक्स होगा सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी ए के एलिमेंट्स होंगे एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, लेकिन उसमें बी के एलिमेंट्स नहीं होंगे। यानी ए डिफरेंस बी जब आपने फाइंड करना है तो आपने ए के एलिमेंट्स लिखते जाना है और साथ देखते जाना है कि अगर वो एलिमेंट्स बी में मौजूद होगा तो फिर हम उसको नहीं लिखेंगे। इसी तरह जब बी डिफरेंस ए लेंगे तो इसका मतलब आपने किसके एलिमेंट्स लिखने हैं, बी के एलिमेंट्स लिखने हैं। एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी इसमें कौन से सेट आएंगे, बी के एलिमेंट्स आएंगे। एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मगर उसमें ए के नहीं होंगे। अच्छा, इसको क्लियर हम एक एग्जांपल की मदद से करते हैं। ये देखिए हमारे पास एग्जांपल है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अच्छा, बी है 4 5 6 7 8 9 10, ये दो सेट्स है हमारे पास। अच्छा, जब हम ए डिफरेंस बी लेंगे तो इसका मतलब ए के एलिमेंट्स लिखेंगे और साथ देखते जाएंगे बी में तो वो नहीं है। अब देखो ए के मैं लिखता हूँ तो मैं लिखता हूँ पहले 1, तो 1 लिख लिया, 2 वो भी लिख लिया, 3 वो भी लिख लिया। अच्छा, 4 देखो बी में है, इसका मतलब ये 4 वाला नहीं लिखेंगे, ये हमारा क्रॉस हो जाएगा। इसी तरह 5 देखो, 5 बी में है, ये भी क्रॉस हो जाएगा। तो हमने ए के एलिमेंट्स लिखने हैं क्योंकि 4 इधर है तो ये 4 बी में मौजूद था। इसी तरह 5 भी बी में मौजूद था, तो बी वाले हमने नहीं लिखने, हमने सिर्फ ए के लिखने थे। तो हमारे पास सिर्फ 1 2 3 आए। अच्छा, अब जब हम बी डिफरेंस ए लेंगे तो बी डिफरेंस ए से मुराद क्या होगा कि आपने बी के एलिमेंट्स लिखने हैं। अब देखो ये 4 पहले हम देखेंगे, 4 ए में मौजूद है नहीं लिखा, 5 भी है नहीं लिखा, तो 6 7 8 9 10 ये एलिमेंट्स बी के हमने लिख लिए। बाकी जो ए वाले थे वो हमने वहाँ से उनको जो है एक्सक्लूड कर दिया। तो यहाँ से एक और भी हमारे पास जो है वो रिजल्ट निकल आता है कि ए डिफरेंस बी जो है वो कभी भी बी डिफरेंस ए के बराबर नहीं होता। हो सकता है एक्सेप्शनल केस में कुछ तरह का वाक़या हो जाए, लेकिन नॉर्मली जो है ये ए डिफरेंस बी डिफरेंस ए के बराबर नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। अच्छा, कंप्लीमेंट में क्या होगा, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट ए डिनोटेड बाई ए डैश। अच्छा, अब ये डैश इसी तरह थोड़ी सी टेढ़ी भी हो और खड़ी भी अगर इस तरह हो डैश है तो इसका मतलब भी कंप्लीमेंट ही होता है। और या एक ऊपर स्मॉल सी लिख दें, वो भी आपके कंप्लीमेंट को शो करता है। रिलेटिव टू द यूनिवर्सल सेट यू, यानी कंप्लीमेंट जब भी आपने लेना है तो इसका मतलब उसका लिंक जो है वो यू के हिसाब से होगा। इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू। अच्छा, यू क्या है, उस यू के अंदर जितने भी एलिमेंट विच डू नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी उसका कहने का मतलब है कि जब भी आपने ए कंप्लीमेंट लेना है तो आपने क्या करना है, उसको ये सिंबॉलिकली उसने लिखा है ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू यू, यानी आपने यू के एलिमेंट्स लिखने हैं लेकिन
एक्स डस नॉट बिलोंग टू, लेकिन उसमें ए के एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं, उससे आपको इस बात की और क्लियर। फर्स्ट करो मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर मैं कहूँ जी एलिमेंट्स हैं आपके पास 1 2 3 एंड सो ऑन। सपोज मेरे पास 10 तक एलिमेंट्स हैं। अच्छा, ए सेट है मेरे पास, उसके अंदर अगर एलिमेंट्स मैं कहूँ जी वो हैं जी 2 4 6 और 8। अच्छा, अब मैंने फाइंड क्या करना है, मैंने ये कंप्लीमेंट फाइंड करना है। अब ए कंप्लीमेंट से क्या मुराद होता है, ए कंप्लीमेंट का मतलब है कि यू डिफरेंस ए, यानी जिसका कंप्लीमेंट लेना है आपने यूनिवर्सल सेट से, उसके उस सेट को जो है आपने क्या करना है, डिफरेंस उसको माइनस कर देना है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, पहले यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, वो आपके पास है जी 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 10 तक है। और इसमें से माइनस कौन से एलिमेंट्स करने हैं, ए के। ए में क्या चीज़ है, 2 4 6 और 8। अच्छा, अब जब हम कंप्लीमेंट लेंगे तो हमने किसके एलिमेंट्स लिखने हैं, उसने क्या एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, यानी यू के लिखने हैं। तो यू के लिखते जाओ, लेकिन उसमें से ए वाले नहीं होने चाहिए। एक्स डस नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी ए के ना हो। तो अब लिखे 1 आ जाएगा, 1 के बाद 2 देखो, 2 उसमें मौजूद है तो वो नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद 3 देखें, 3 लिख लिया। 4 उधर मौजूद है, नहीं लिखेंगे, 5 लिखेंगे। 6 भी उधर मौजूद है, 6 नहीं लिखेंगे, 7 आ जाएगा। फिर 8 भी यहाँ मौजूद है, 8 नहीं लिखेंगे, 9 लिख देंगे। उसके बाद 10। तो ये कंप्लीमेंट होगा। यानी जब भी आपने किसी सेट का कंप्लीमेंट लेना है तो आपने क्या करना है, आपने यू के एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन उस यू के एलिमेंट्स में से जो आपका सेट ए होगा, अगर ए का कंप्लीमेंट लिया तो ए वाले जो आपने वहां से निकाल देने हैं। अब अगर बी कंप्लीमेंट लेंगे तो इसका मतलब बी के एलिमेंट्स उसमें उस सेट में नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है वेन डायग्राम। अच्छा, अब वेन डायग्राम क्या है कि जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि एक सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड जो है वो हमने पीछे पढ़े हैं। कौन कौन सा मेथड था जी, एक डिस्क्रिप्टिव मेथड था, एक टेबलर फॉर्म है या रोस्टर फॉर्म जिसको कहते हैं, और एक सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो। अच्छा, ये एक चौथा जो है वो जो है आपका सेट को रिप्रेजेंट करने का भी मेथड है, जिसको वेन डायग्राम कहते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है कि वेन डायग्राम में हम सेट्स को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, यानी हम सेट्स को एक पिक्चर की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब वो पिक्चर किस तरह की होगी कि आपका जो यूनिवर्सल सेट होगा, ये जैसे ये रेक्टेंगल है ना, ये आपके यूनिवर्सल सेट को शो करेगी। यानी ये सब आपका सबसे बड़ा सेट होगा या सुपर सेट होगा, जिसके अंदर वो तमाम एलिमेंट्स होंगे जो आपके उस क्वेश्चन के अंदर जो है वो अंडर कंसिडरेशन होगी। ठीक है, तो रेक्टेंगल आपके यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगी, और उसके अंदर जो कुछ सेट होगा उसको हम सर्कल की फॉर्म में जो है वो शो करेंगे। अब जैसे ये सेट ए है, इसके अंदर जो है सेट ए के एलिमेंट्स होंगे। अच्छा, अब देखो अगर सेट ए ये है तो उसका जब हम कंप्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा, वो कंप्लीमेंट ये आपका बाहर वाला सेट होगा, ये वाली जितनी भी स्पेस है ये आपके कंप्लीमेंट है। क्योंकि कंप्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से आपने इस सेट को जो है वो सबट्रैक्ट कर देना, और बाकी वाला जो है वो आपका कंप्लीमेंट कहलाएगा। तो इस फॉर्म में इस तरह जो है, जिसमें एक रेक्टेंगल हो, यूनिवर्सल सेट को शो करे, उसके अंदर जो आपके सेट्स हैं वो ओवल या इस तरह स्क्वायर सर्कल की फॉर्म में होंगे। तो इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन है डेट इज कॉल्ड द वेन डायग्राम। अच्छा, उसके बाद ये वेन डायग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें से कुछ अभी हम जो है वो देख लेते हैं, कुछ जो है वो आगे हमारे एक टॉपिक आएगा वहाँ जो हम इनको डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब देखें जो पहले उसने दिया ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी के हवाले से है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स में क्या होता है कि जब उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन है तो हम उसको वेन डायग्राम इस तरह जो है अलग-अलग शो करेंगे। ठीक है, अब देखो इनमें कोई कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इंटरसेक्शन जो है वो 5 सेट होगा। ये डिसजॉइंट सेट्स को शो किया हुआ है। ओवरलैपिंग सेट में क्या होगा कि कुछ पोर्शन दोनों में जो है वो कॉमन होगा, वो शेयरिंग पोर्शन होगा। अच्छा, अब देखो इस सूरत में, इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम इंटरसेक्शन बी लें तो इसका मतलब नॉट इज इक्वल टू 5, वो कॉमन मतलब एम्प्टी सेट नहीं होगा, बल्कि कुछ पोर्शन जो है वो आपस में शेयरिंग होगा। इसी तरह अगर तीसरी तरीका क्या है कि अगर एक सेट दूसरे का सबसेट हो। अब देखो यहाँ क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए बी का सबसेट है, तो इसका मतलब बी का बड़ा सेट है
ये बाहर वाला जो सर्कल है वो बी को शो कर रहा है, ये अंदर वाला जो सर्कल है वो आपके ए को शो कर रहा है। तो यहाँ से भी हम नज़र आ रहा है कि ए सेट जो है वो बी का सबसेट है। अच्छा, अब देखो यहाँ क्या है, अगर मैं ए और बी का दोनों का यूनियन लूँगा तो क्या होगा, वो आपका बड़ा सेट ही बी आएगा। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ जो सबसेट है वो बी जो आपका छोटा सेट है और ए जो है वो आपका बड़ा सेट है, तो क्या होगा, बी सबसेट ऑफ ए। अब यहाँ जब मैं ए और यूनियन बी लूँगा तो इसका मतलब आपका ये जो ए सेट है वो जो है वो आपका इक्वल होगा। अच्छा, ये तो यूनियन के हवाले से जो है उसने जो है वो 4 मुख्तलिफ केसेस जो है वो डिस्कस किए हैं। अच्छा, उसके बाद इंटरसेक्शन के हवाले से है। अब यहाँ भी देखें, ये दोनों क्या है, ये आपके डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट सेट्स हैं तो उसका इंटरसेक्शन भी आपका एम्प्टी सेट होगा। अच्छा, अब यहाँ क्या है, ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो है वो ये दोनों में शेयर होगा, तो इसका मतलब उनका जो है वो इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी नहीं होगा। अब यहाँ फिर वही सबसेट है, ए सबसेट बी का है, तो जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो आपका इंटरसेक्शन में क्या होगा, ये छोटे वाला सेट जो है वो आपका आ जाएगा। और यहाँ अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास ये बी वाला सेट आ जाएगा। अब यहाँ वो डिफरेंस ए डिफरेंस बी, अब ए डिफरेंस बी का मतलब क्या है कि आपने ए के एलिमेंट्स को लिखना है लेकिन बी के नहीं लिखने, तो उसमें क्या होगा, ये वाला पोर्शन आपके पास आ जाएगा। तो ए डिफरेंस बी दैट इज इक्वल टू ए। अब यहाँ ओवरलैप कर रहे हैं, तो यहाँ जब हम ए डिफरेंस बी निकालेंगे तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन जो लाइन वाला है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ए डिफरेंस बी, यानी ये छोटे सेट में से बड़ा सेट निकाला है तो इसका मतलब वो तो एम्प्टी सेट ही आ जाएगा। और यहाँ जो है वो ए डिफरेंस बी, यानी ये जो बड़ा सेट आपका ए है उसमें से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो उस सूरत में वो नॉन एम्प्टी सेट आ जाएगा। यही कंडीशन जो है वो बी में उसने दी हुई है, यानी बी डिफरेंस ए लेंगे तो क्या होगा, बी में से ये ए सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला पोर्शन ही आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी इसने ये लाइनों से शो किया हुआ है। तो ये आपके वेन डायग्राम जो है वो मुख्तलिफ केसेस जो है, जब आपके पास डिजाइन सेट हों उस सूरत में क्या कंडीशन होगी, ओवरलैप कर रहे हूँ, या जब एक सेट दूसरे का सबसेट होगा तो फिर कौन सी जो है वो कंडीशंस होंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो एक ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अच्छा, इनको भी आपने अच्छी तरह देखना है। उसकी वजह क्या है कि बाद आपके क्वेश्चन इस तरह आ जाते हैं कि वहाँ वो आपको बताते नहीं है कि ए यूनियन बी फाइंड करें या बी यूनियन ए, बल्कि वो इस तरह लिखा होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। यानी क्वेश्चन में इसी तरह भी पूछ लेगा कि आप ये दो सेट्स दिए हो तो इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है फाइंड करें, तो उस सूरत में क्या होगा कि आपको ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए फाइंड करना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की है, दो दो सेट्स के दरमियान जो है वह हमेशा आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है, इसमें भी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। थर्ड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यानी 3 सेट्स हो तो उस सूरत में आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, और यूनियन होगा तो इसका मतलब क्या, दरमियान में आपका यूनियन आएगा। यानी 3 सेट्स को किसी भी आर्डर से आपस में जो है वो हम उनका यूनियन लेंगे तो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा आंसर सेम आएगा, यानी सेम सेट आएगा। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। अब 3 सेट्स हैं, हमने क्या किया, उनका इंटरसेक्शन लिया है लेकिन किसी भी आर्डर से। अब देखो यहाँ क्या किया, बी और सी का पहले इंटरसेक्शन लिया, जो रिजल्ट आएगा उसको फिर हमने ए के साथ लिया, और इधर राइट साइड पे पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लिया है और बाद में जो है जो आंसर आएगा उसका हम सी के साथ जो है इंटरसेक्शन लेंगे। दोनों सूरतों में आपका जो है वो आंसर जो है वो सेम आएगा। फिर एक प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, यानी ये देखें यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, यानी ब्रैकेट के अंदर आपका इंटरसेक्शन होगा और बाहर जो है आपका यूनियन होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है कि ये देखें ए जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बी और सी के साथ, यानी ए यूनियन बी ऐसे हो जाएगा, और ये आपका जो इंटरसेक्शन है वो दरमियान में आकर फिर यही ए जो है वो आपके सी के साथ जो है वो कंबाइन हो जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर इंटरसेक्शन है, और इसी तरह जो है वो यूनियन की है। और लास्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन्स लॉ। ये भी ऐसे ही पूछ लेते हैं कि आप सेट्स दिए होंगे ए और बी, तो आप कहेंगे कि आप डी मॉर्गन्स लॉ जो है फाइंड करें, तो इसका मतलब आपको ये याद होना चाहिए, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट जब लेंगे तो क्या होगा कि ए का भी कंप्लीमेंट आ जाएगा और बी का भी कंप्लीमेंट, और यहाँ अगर यूनियन हो तो फिर क्या हो जाता है, वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर इंटरसेक्शन में हो उसका कंप्लीमेंट जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का कंप्लीमेंट बी का कंप्लीमेंट, और ये इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी जो आगे क्वेश्चंस के अंदर जो है वो यूज़ होंगी। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं।
एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट हमें पता है ये सुपर सेट है, यानी ऐसा सेट है जो उस क्वेश्चंस के अंदर जो है वो तमाम सेट्स से बड़ा सेट होगा, या वो तमाम एलिमेंट्स जो आपके, जैसे अब इस क्वेश्चन के अंदर एक सेट ए दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों के एलिमेंट्स जो है वो आपके यूनिवर्सल सेट में होंगे। इन दोनों के एलिमेंट्स के अलावा भी जो है वो कुछ एलिमेंट्स जो है वो पॉसिबल है कि वो आपके यूनिवर्सल सेट में हो। तो यूनिवर्सल सेट उसने दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ टू, यानी आप देखो यूनिवर्सल सेट में क्या मल्टीपल्स ऑफ टू है। मल्टीपल्स ऑफ टू का मतलब ये है कि टू का टेबल है, और साथ उसने कंडीशन लगाई हुई है एंड एक्स, यानी वो जो मल्टीपल है एक्स जो है वो क्या है ग्रेटर देन जीरो, यानी जीरो से बड़े हैं, एंड लेस देन इक्वल टू 30, यानी जीरो से बड़े हैं लेकिन वो 30 के छोटे हैं या उसके बराबर है। ये तो हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। अच्छा, अगर मैं इसको यूनिवर्सल सेट को लिखूँ तो ये आपके पास जो है वो आ जाएगा जी, यू आपके पास जो है ये है जी मल्टीपल्स ऑफ टू, तो मल्टीपल्स ऑफ टू जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी ज़ीरो से बड़े हैं, तो वो कौन से होंगे, वो टू से शुरू हो जाएंगे, टू, उसके बाद 4, फिर 6, फिर 8, यानी टू का टेबल ही है आपका, और ये चलता जाएगा और कहाँ तक जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू 30, तो 30 जो है वो इसका लास्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट जो है उसने दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है जी ए सेट क्या है, एक्स, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 6, यानी 6 के मल्टीपल्स हैं। अब देखो ये मल्टीपल्स ऑफ 6 हैं, लेकिन ये सेट ए कहाँ से लिया हुआ है, ये यूनिवर्सल सेट से लिया हुआ है, तो इसका मतलब हमने वो मल्टीपल्स लिखने हैं जो लेस देन एंड इक्वल टू 30, यानी 30 से छोटे छोटे आपके जो है वो सेट्स होंगे। उसके बाद वो बी सेट दिया हुआ है, बी एक्स, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 8। अब 8 के मल्टीपल हम लिखेंगे, लेकिन वो भी मल्टीपल कहाँ से होंगे, वो आपके यूनिवर्सल सेट यू से होंगे। तो हम अब क्वेश्चन क्या है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। फर्स्ट पार्ट वो कहता है कि जी आपने ए और बी के एलिमेंट्स को जो है वो टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो मैं यहाँ लिखना जी टेबुलर फॉर्म, इसकी टी टेबुलर फॉर्म में हम लिखते हैं किस किस के एलिमेंट्स, ए के और बी के। अच्छा, अब ए के एलिमेंट्स क्या आएंगे, मल्टीपल्स ऑफ 6 हैं, तो 6 के मल्टीपल्स का मतलब है कि आपके 6 आ जाएगा, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, एंड 6 5 ज़ा 30, एंड 6 6 ज़ा 36। अब 36 देखें, 36 जो आपका यूनिवर्सल सेट है उसे उसके अंदर नहीं है, वो तो हमें लेस देन इक्वल टू 30 तक ही लिखने थे, तो इसका मतलब यही आ जाएगा 36 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो ये टेबुलर फॉर्म में जो हमने ब्रैकेट्स की फॉर्म में जो है वो सेट ए लिख दिया। इसी तरह वो बी कह रहा है कि बी के एलिमेंट्स भी लिखो टेबुलर फॉर्म में, तो टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो मल्टीपल्स ऑफ 8 हैं, तो इसका मतलब 8, 8 के बाद 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, और उसके बाद जो है वो आपका वो 30 से बढ़ जाता है, तो इसका मतलब 24 तक ही आपके सेट्स आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये तो फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट में वो कहता है आपने फाइंड करें ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी आपने फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन के लिए हम लिखेंगे जी ए इंटरसेक्शन बी, तो आपने पहले किसके एलिमेंट्स लिखने, ए के, वो आपके पास है जी 6 12 18 24 और 30, ये हमने ए के एलिमेंट्स लिख दिए। फिर आपने इंटरसेक्शन का साइन लगाना है, और फिर आपने बी के एलिमेंट्स लिखने हैं, वो हमारे पास हैं 8 16 24। अब इंटरसेक्शन में हमने क्या करना है, हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए और बी दोनों सेट्स के अंदर जो है मौजूद हों। तो आप देखिए इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ए और बी दोनों में मौजूद है, तो 24 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए और बी में, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्शन इसका 24 ही आ जाएगा आंसर के अंदर। ये सेकंड पार्ट था। अच्छा, अब इसके बाद थर्ड पार्ट जो है उसने कहा जो ड्राइव वैन डायग्राम। अच्छा, अब ये वैन डायग्राम अभी हमने देखा है, वैन डायग्राम में क्या होता है, आपकी एक ये रेक्टेंगल होती है, ये रेक्टेंगल आपकी यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करती है, इसको मैं यूनिवर्सल सेट से जो है वो रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद जो है हमने क्या करना है कि यही जो हमारा आंसर है, ये सारा क्वेश्चन जो है
इसको कहते हैं वो वेन डायग्राम की मदद से शो करना है। अच्छा, अब इसका मेथड क्या है? अब देखिए, ये तो आपका यूनिवर्सल सेट होगा, वो मैंने यू से रिप्रेजेंट कर दिया है। इसके बाद आपका ये जो है, इस सेट को मैं अगर ए कह दूं, ये मेरा ए सेट है, इसी तरह ये मेरा जो है वो बी सेट है। अब ये पिक्टोरियल व्यू है क्योंकि, अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जो आपका कॉमन एलिमेंट होता है हमेशा आपने सबसे पहले वो लिखना है। अब देखो, ए इंटरसेक्शन बी जो है, इसमें कॉमन एक ही एलिमेंट था 24, तो ये वाला पोर्शन जो है वो ए और बी में कॉमन है, तो आपका क्या करना है, 24 को आपने यहाँ शो कर देना है। ये तो पहला स्टेप इसका होगा। अच्छा, उसके बाद आपने देखना है कि ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, वो आपने ए वाले में सेट के अंदर जो है वो आपने लिख देने हैं। अब देखो, यहाँ 6 है, यहाँ मैं 6 लिख देता हूँ। अच्छा, इनको सेट के अंदर जहाँ मर्जी लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 12, फिर 18 है। अच्छा, उसके बाद 24 है। 24 मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि 24 जो है वो ऑलरेडी जो है वो शेड पोर्शन के अंदर जो है मैंने लिख दिया है। उसके बाद 30 है, वो मैं यहाँ कहीं लिख देता हूँ। ये ए के सेट। अब देखो, जब हम इस पूरे सेट को ऐसे देखेंगे तो इसका मतलब आपके वो ए के पूरे एलिमेंट्स जो है यहाँ शो हो रहे हैं। 24 यहाँ शो हो रहा है, वो मैंने पहले जो है वो जहाँ वो पोर्शन जो है वो कॉमन था, ओवरलैप कर रहा था, वहाँ मैंने लिख दिया। अब उसके बाद बी के एलिमेंट्स आपने लिखने 8, यहाँ आप 8 लिख दें। 8 के बाद 16, ये 16 यहाँ कहीं लिख दें। और उसके बाद 24 यहाँ आ गया। अब ये ए के भी आपने लिख लिए हैं, बी के भी लिख लिए हैं। अच्छा, अब एंड के ऊपर हमने क्या करना है, हमने यूनिवर्सल सेट के भी लिखने हैं। तो जो बाकी एलिमेंट्स आपके पास बचेंगे वो आपने क्या करना है, ये बाहर वाले जो एरिया, इसमें कहीं जो है वो आप शो कर दें। अब देखें, यूनिवर्सल में जो बाकी बचे हैं हमारे पास 2, ये 2 यहाँ लिख दें। 2 के बाद 4 मैंने लिख दिया। 4 के बाद 6 यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो नहीं लिखेंगे। 6 के बाद 8 भी लिख, यहाँ आ गया, बी में आ गया। 8 के बाद 10 लिख दें यहाँ। 10 के बाद 12 भी आपका जो है वो यहाँ लिखा हुआ है। 12 के बाद 14 नहीं तो 14 यहाँ लिख दें। 14 के बाद जो आपके पास 18 यहाँ आ गया। 20 यहाँ मैंने लिख दिया। 20 के बाद 22 वो लिखा। अब 24 वो यहाँ पहले आ चुका है। फिर 26 लिख देंगे। 26 के बाद 28 ये मैंने लिख दिया। तो ये एलिमेंट्स जो है वो, इसके बाद 30 आना था, 30 भी पहले लिखा हुआ है। तो ये हमने इसकी वेन डायग्राम जो है वो शो कर दी। फिर दोबारा कि सबसे पहले आपने जो कॉमन होता है, अब यहाँ 2 सेट्स थे, अगर 3 सेट्स होंगे तो तीनों में भी हमने जो कॉमन होगा सबसे पहले वो लिखना है। फिर बारी बारी आपने एक सेट के एलिमेंट्स को लिख देना, फिर बी के एलिमेंट्स को, और एंड के ऊपर जो यू के बाकी बचेंगे वो आपने लिख देने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। अच्छा, यहाँ क्या है कि लेट यू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। अच्छा, एक्स यू में क्या है, इंटीजर्स हैं। अच्छा, इंटीजर्स हैं, और कौन से इंटीजर्स हैं, एक्स ग्रेटर दैन 0, यानी 0 से बड़े हैं, बट लेस दैन एंड इक्वल टू 150, यानी 150 से वो शामिल है और उससे छोटे हैं, और 0। अच्छा, अब सेट ऑफ जो इंटीजर्स है, अगर मैं लिखूँ तो सेट ऑफ इंटीजर को हम z से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा सेट होता है 0 +-1 +-2 +-3, ये हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें, अब वो यू की बात कर रहा है। अब यू सेट में सबसे पहले लिखता हूँ, जो यू सेट क्या है। यू सेट मेरे पास है, वो इंटीजर्स ही हैं, लेकिन वो 0 से बड़े हैं। अब 0 से बड़े मैं लिखूंगा तो इसका मतलब आपका सेट जो है वो कहाँ से शुरू होगा, वो 1 से शुरू होगा। 1, अब नेगेटिव नहीं है इसमें, 1 है, फिर उसके बाद 2 है, फिर 3 है, 4, ठीक है, इसी तरह सो ऑन, ये आपके कहाँ तक जा रहे हैं, 150 तक। ये मैंने सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट लिख दिया। अच्छा, उसके बाद तो कहता है ये जी सेट दिया हुआ है और ए सेट दिया हुआ है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट उसने क्या कहा है कि सबसे पहले कहता है कि वो इनको टेबुलर फॉर्म में लिखे। तो लो, ये फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं लिखता हूँ टेबुलर फॉर्म में। यहाँ मैं लिखता हूँ जी टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म में जब मैं लिखूंगा, सबसे पहले मैं जो है वो जी सेट लिखता हूँ। अच्छा, अब जी सेट जो है, इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, वो कहता है एक्स सच डेट एक्स 2 की पावर m, यानी ये पावर ऑफ 2 की फॉर्म में आपके पास आ जाएंगे फॉर इंटीजर्स m। अच्छा, m, ये जो m है वो क्या है, आपके इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स कौन से हैं, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस दैन इक्वल टू 12,
यानी 0 से लेकर 12 तक आपकी जो ये पावर्स में आपने लिखने हैं। अच्छा अब देखें, पावर्स में तो हमने लिखने हैं और ये भी हमें पता है कि यूनिवर्सल सेट जो है आपका वो लेस देन इक्वल टू 150 तक है। तो अब ये लिखें, सेट लिखें। अब सबसे पहले हम 2 की पावर m ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 2 की पावर 0 क्या होगा, 2 की पावर 0 जो है वो आपके पास 2 ही आ जाता है। ये देखें ना, 2 की पावर m है, 2 की पावर m है तो m की जगह मैं 0 पुट करूँ तो 2 की पावर 0 हो जाएगी। 2 की पावर 0 क्या है, वो आपके पास 1 के इक्वल होगा, 1 मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद m की वैल्यू 1 लिखें तो वो 2 आ जाएगा। फिर m की वैल्यू जो है वो 2 की पावर 2 लिखेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह 2 की पावर जो है वो आप 3 लिखेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह जो है वो m की वैल्यूज़ आप चेंज करते जाएं तो आपके पास वैल्यू जो है वो 8 के बाद फिर 16 आ जाएगी। ठीक है, 16 के बाद आपके पास 32 और 32 के बाद आप ऐसे 2 की पावर इंक्रीज करते जाए 64 और फिर 128। अच्छा, अब 128 के बाद 2 की पावर 7 तक तो आ जाएगा। अब इसके बाद 2 की पावर 8 करूंगा तो वो क्या होगा, वो 150 से बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब हमने तो वो यूनिवर्सल सेट में से आपका जी सेट लेना था, तो आपका सेट जो है वो 128 तक ही रहेगा। ये आपके जी के इसके अंदर जो है वो एलिमेंट्स मैंने लिख दिए। अच्छा, उसके बाद ए सेट एक्स इज अ स्क्वेयर। अब यहाँ कहता है क्या है, ईच के अंदर वो एलिमेंट्स हैं जो स्क्वेयर वाले हैं। तो अब देखो, यूनिवर्सल सेट से ही हमने स्क्वेयर लेने हैं तो हम यहाँ लिखते हैं जी एज। ए सेट आपके पास है। अब स्क्वेयर कौन सा होगा, ये आपके पास 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वेयर ले 1 ही होता है। 2 का स्क्वेयर लेंगे तो 4, इसी तरह 3 का स्क्वेयर लेंगे तो 9, 4 का स्क्वेयर लेंगे तो आपके पास 16, फिर 5 का 25, फिर 6 का 36, 49, इसी तरह 8 का 64, 81, 10 का स्केल लेंगे तो 100 और 11 का लेंगे 121 और 12 का लेंगे 144। अगर हम 13 का लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 169, वो 150 से बढ़ जाता है। लेकिन क्योंकि हमने जी और ए सेट जो है वो अपना यूनिवर्सल सेट से लेना था तो इसलिए जी आपका 128 तक ही रहेगा और ये वाले स्क्वायर में लेंगे तो ये 144 तक जो है वो आपके पास सेट आएगा। ये हमने जो है वो फर्स्ट पार्ट जो है वो इसका टेबुलर फॉर्म के अंदर जो है वो लिख दिया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आता है कि आपने क्या करना है, फाइंड करना है जी यूनियन एज। पहले जी के एलिमेंट्स हम लिखेंगे। जी में क्या आपके पास आ जाएगा 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128। अच्छा, फिर उसके बाद यूनियन हम लिखेंगे और एज के एलिमेंट्स लेंगे कि वो हमारे पास 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100, 121 और 144। ये सारे एलिमेंट्स मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग जो अच्छी तरह हो जाए। अच्छा, अब हमने यूनियन लिखना है। तो यूनियन का मतलब क्या होगा कि हमने जी और एज के तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं, चाहे वो जी के अंदर हो या एज के अंदर हो, तो वो आपके यूनियन वाले सेट के अंदर यानी जी यूनियन एज के अंदर जो आ जाएंगे। तो हम तरतीब से इन्हीं सेट्स को लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 1, पहले 1 लिख लेंगे, फिर उसके बाद आपके पास 2 आ जाएगा। 2 के पास देखें 4 आ जाएगा। 4 के बाद अच्छा यहाँ 8 लिख दिया। फिर 8 के बाद 9 आ जाएगा। अब 9 यहाँ आपका मौजूद है तो वो 9 में तरतीब से लिख दूँ। 9 के बाद आपके पास जो है वो 16, फिर 25, 32, 36, 49, 64, 81, 100, 100 के बाद 121, 128 और 144। ये मैंने जी और एज के तमाम एलिमेंट्स जो है वो यूनियन के अंदर लिख दिए। अच्छा, इसके बाद वो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में वो कहता है कि आपने जी इंटरसेक्शन ए जो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे
ये पहले जी के एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर एच के एलिमेंट्स और उसका इंटरसेक्शन मैं डायरेक्ट करता हूँ। अब देखें इन दोनों में कौन सा एलिमेंट जो कॉमन है, जो दोनों में, तो इसका मतलब ये देखें 4 इधर भी मौजूद है और 4 इधर भी मौजूद है, इसका मतलब 4 एक इसमें आ जाएगा। फिर उसके बाद देखें आपके पास 16 इस साइड पे भी मौजूद है और 16 जो है आपका इस साइड पे, तो 16 भी आपके इंटरसेक्शन के अंदर आ जाएगा। और इसके बाद 64, ये 64 है और इस साइड पे भी 64 है, तो 64 को भी जो है आप इसके इंटरसेक्शन के अंदर लिख दें, तो ये आपका थर्ड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द सेट्स p is equal to x such that x is a prime number and x greater than 0 and less than and equal to 20, और q की वैल्यू दी हुई x इज अ डिवाइजर ऑफ 210 और x की वैल्यू जो है अगेन जो है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 20, एंड वी हैव टू फाइंड p इंटरसेक्शन q एंड p यूनियन q। अच्छा, अब सबसे पहले हम जो है वो p जो है वो सेट लिखते हैं, तो p उसने कहा हुआ है जी दैट इज p इज इक्वल टू, अच्छा अब देखिए इस सेट में क्या प्राइम नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर्स वो हैं जो 0 से बड़े हों और 20 तक हैं। तो हम अब सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो आपके पास 2 है, तो हम लिखते हैं जी 2, उसके बाद 3, 5, 7 के बाद 8, 9, 10 नहीं है, 11, 13, 17 और 19, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 20 है, तो इसका मतलब 19 तक जो है ये आपकी पीक जो है सेट हो जाएगा। अच्छा, क्यू क्या है, वो डिवाइजर्स हैं 210 के, तो हम लिखते हैं क्यू जो है वो सेट जो है। अच्छा, अब डिवाइजर से मुराद ये है कि हर वो नंबर जो 210 के ऊपर डिवाइड हो सकता है वो आपका जो है वो इसका डिवाइजर है। तो 1 आप चेक करते हैं, इसको कैलकुलेटर से भी आप चेक कर सकते हैं, 1 पे डिवाइड हो जाता है, 2 पे हो जाता है, 3, 5 पे हो जाता है, 6, 7, 10, फिर उसके बाद 14 और 15, ठीक है। ये सारे वो नंबर्स हैं जो 210 के ऊपर डिवाइड हो जाते हैं, ये हमने लिख लिया। अब फाइंड क्या करना है हमने, पहले हम फाइंड करते हैं जी, आपके पास है वो है P इंटरसेक्शन Q। तो अब तरीका इसका क्या होगा, पहले आपने P के सेट लिखने, वो है आपके पास 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। उसके बाद आप इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और फिर आपने क्यू सेट जो है लिखना है। अच्छा, क्यू की वैल्यूज़ क्या है आपके पास, वो है जी 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 और 15, ठीक है। अच्छा, अब हमने इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि हम दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमने लिखने हैं। तो अब देखें कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे इसमें से, 2 दोनों में है वो लिख लिया, उसके बाद 3 भी है वो लिख लेते हैं, उसके बाद आपके पास 5 है, 5 दोनों में है वो भी लिख लेते हैं, और उसके बाद 7, ठीक है। ये 4 एलिमेंट्स जो हैं वो आपके इंटरसेक्शन में आते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है। अगेन हम सेकंड पार्ट जो है वो करते हैं, वो क्या है कि आपने P यूनियन Q वो लिखना है। अगेन आप इसी तरह P के एलिमेंट्स लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। उसके बाद यूनियन का साइन लगाएं और फिर आप Q के एलिमेंट्स लिखें 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 एंड 15। अच्छा, अब जब यूनियन लेते हैं तो इसका मतलब हमने दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन करके, वो एलिमेंट चाहे वो P में हो या Q में हो, उसको आप दोनों में से इकट्ठा करके लिखना है। तो आप तरतीब से लिखते जाएं। देखिए पहले 1 आ जाएगा, फिर 2, फिर 3 के बाद आपके पास 5 है, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17 और 19, ठीक है। ये यूनियन जो है वो सेट P और Q का आ जाता है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई द कम्पिटिटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग
पेयर्स ऑफ सेट्स। अच्छा, अब फर्स्ट पार्ट में क्या है, ए और बी सेट दिए हुए, कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों आपने फाइंड करने हैं। तो पहले हम जो है वो फाइंड करते हैं आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अच्छा, अब ये कम्यूटेटिव कौन सा सेट होता है, वो आपकी प्रॉपर्टी है जी ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये प्रॉपर्टी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होती है। अच्छा, अभी इसमें पहले हम लेफ्ट हैंड साइड जो है वो फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, ए यूनियन बी। तो पहले ए सेट लिखें। ए सेट आपके पास दिया हुआ है जो 1 2 3 4 5। फिर यूनियन का साइन लगाएं और बी एलिमेंट लिखें 4 6 8 10। अच्छा, अब यूनियन में दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके हमने लिखने, तो आपके पास तरतीब से लिखते हैं। पहले 1 फिर 2 3 आ जाएगा, फिर 4 5 6 8 एंड 10। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह राइट हैंड साइड हम फाइंड करते हैं। राइट हैंड साइड वो है आज आपके बी यूनियन ए। पहले आप बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, वो आपके पास है 4 6 8 10। यूनियन सेट ए लिखे, वो आप 1 2 3 4 5 कंबाइन करेंगे, तरतीब से लिख दें साथ 1 2 3 4 5 6 8 और 10। अब देखें आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है, अब देखिए ये अगर हम इसको इक्वेशन 1 कर लें, इसको इक्वेशन 2 रखें, तो यहाँ से हमें पता चला कि आपकी फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर आपका जो है वो ए यूनियन बी डेट इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अच्छा, उसके बाद सेकंड उसने कहा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन जो आपने फाइंड करनी है, हम वो भी लिखते हैं। पहले ऊपर लिखते हैं जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ये किसके इक्वल होती है कि ए इंटरसेक्शन बी डेट इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। पहले लेफ्ट हैंड साइड आप फाइंड करें। लेफ्ट हैंड साइड वो आपके ए इंटरसेक्शन बी। ए के एलिमेंट्स लिखे, वो आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन का साइन लगाएं और बी सेट लिखा, तो वो आपके पास 4 6 8 और 10। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में शामिल होते हैं। तो इसमें सिर्फ 4 एक एलिमेंट है जो ए और सेट बी में है, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। अगेन आप राइट हैंड साइड जो है वो आपकी बी इंटरसेक्शन ए। अगेन बी के एलिमेंट्स लिखें 4 6 8 10। इंटरसेक्शन ए के एलिमेंट्स आपके पास 1 2 3 4 5। अगेन इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास सेट जो है वो 4 एलिमेंट सिर्फ आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2। तो अब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड जो है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
आपके पास लेफ्ट हैंड साइड डेट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर आपके पास जो है वो ए इंटरसेक्शन बी डेट इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए।